दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड। आज हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है। टॉपिक उसका है जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। जिला स्तर पर जो कार्य करने वाले संस्था है वही टॉपिक है। इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक ही क्लास में जो है पूरा टॉपिक क्या होगा, खल्लास हो जाएगा। प्लस जो है महत्वपूर्ण की श्रृंखला भी इसमें रहेगी। ठीक है साथी, मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कंटेंट। यह मेरा अध्याय 5 है, चैप्टर 5, जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण। एजेंसी वर्किंग एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। जिला स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण, एजेंसी वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए आप, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, यह क्या है? डाइट है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक नवाचारों के प्रसार एवं शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य करने वाली एक प्रमुख संस्था मानी जाती है। डाइट की संरचना, डाइट की संरचना में क्या क्या है देखिए। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रवक्ता व्याख्याता, सहायक प्रवक्ता, प्रशिक्षण समन्वयक, कंप्यूटर सहायक, लिपिक एवं सहयोगी कर्मचारी, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला सहायक। उसके बाद में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षकों का पूर्व सेवा एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, नवाचारों का विकास एवं प्रसार, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास, समुदाय की सहभागिता बढ़ाना, सर्व शिक्षा अभियान की दिशा में सहयोग देना। उसके बाद जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य। शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन करना, शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं वितरण करना, विद्यालयों का शैक्षिक पर्यवेक्षण करना, शैक्षिक शोध एवं नवाचार, विविध कार्यक्रमों का संचालन करवाना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, यह जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अधिकारी होता है। मुख्य कार्य, प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासन, शिक्षकों की नियुक्ति, उपस्थिति एवं कार्य की निगरानी, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, परीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करना, अभिलेख एवं प्रतिवेदन तैयार करना, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना। कौन भेजता है? बीईओ, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। कौन भेजता है? बीईओ। यह अधिकारी जो है भेजते हैं, इनका मुख्य कार्य था। उसके बाद में साथी अब आता है हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है डाइट वाले में। डाइट वाले में देखिए, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका, क्या क्या भूमिका थी इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। शिक्षकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, विद्यालयों को शैक्षिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करना, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए योजनाओं को लागू करना, समुदाय विद्यालय विभाग के बीच सेतु का कार्य करता है। कौन? डाइट। अब अगला पॉइंट आता है स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण। ब्लॉक संसाधन केंद्र, बीआरसी। बीआरसी में क्या है? ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करवाना होता है, शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं सहयोग होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास में वितरण किया जाता है, विद्यालयों का निरीक्षण एवं सहयोग होता है। न्याय पंचायत, एनपीआरसी, न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करना, शिक्षकों का शैक्षिक सहयोग करना, समुदाय सहभागिता को बढ़ावा देना, विद्यालयों की समस्याओं का क्या करना है? समाधान करना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बेसिक शिक्षा परिषद। बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक एजुकेशन काउंसिल। इसमें देखिए आप समझिए गठन, इसका गठन, फॉर्मेशन, ढांचा, स्ट्रक्चर। बेसिक शिक्षा परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। ढांचा, स्ट्रक्चर, इसके अध्यक्ष राज्य सरकार के द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष बेसिक शिक्षा मंत्री होते हैं। सदस्य शिक्षाविद, प्रशासक, समाजसेवी, विशेषज्ञ और सदस्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी। कार्य, फंक्शन, नीतियों योजनाओं का निर्माण करना, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय,
बजट एवं संसाधनों का उपयोग करना, विद्यालयों के विकास का मार्गदर्शन करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं विकास को बढ़ावा देना, नवाचार एवं प्रयोगों को प्रोत्साहन देना। उसके बाद में आता है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में योगदान, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, नामांकन दर में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन। बेसिक शिक्षा विभाग तथा परिषद तथा बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर। बेसिक शिक्षा परिषद और उसके बेसिक शिक्षा विभाग में क्या है अंतर। आइए देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद नीतिगत एवं मार्गदर्शक निकाय किया जाता है, और विभाग में क्या है, कार्यान्वयन करने वाले विभाग होते हैं। योजनाओं का निर्माण करना परिषद में होता है। नीतियों को लागू करता है कौन, विभाग। व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है परिषद। प्रशासनिक कार्य कौन करवाता है, विभाग। स्वायत्त और परामर्शदात्री संस्था मानी जाती है परिषद की। सरकार के अधीन कौन कार्य करता है, तो बेसिक शिक्षा विभाग। अब आता है हमारा अगला, बेसिक शिक्षा परिषद का महत्व। इनका महत्व समझिए। शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार पहला, समान एवं सर्वसुलभ शिक्षा को बढ़ावा देना, नीतिगत निर्णयों में विशेषज्ञों की भागीदारी, नवाचारों एवं प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, समुदाय एवं शिक्षा विभाग के बीच समन्वय, प्राथमिक शिक्षा के विकास में दीर्घकालिक दृष्टिकोण। निष्कर्ष, जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण शिक्षा के प्रशासन, प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार और सामुदायिक सहभागिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सक्रिय भूमिका से प्राथमिक शिक्षा को मजबूत आधार मिलता है और सर्व शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति क्या होती है, संभव होती है। या तो इसका क्या है, निष्कर्ष हुआ। अब आता हमारा क्या है अगला, अगली स्लाइड में क्या है देखिए, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में। कब आई, 1972 में यह शिक्षा अधिनियम आया, बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972। उसके बाद में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। इस अधिनियम को बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 कहा जाएगा। यह समस्त उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू हुआ। परिभाषाएं, इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं निर्धारित की गई ताकि उनके अर्थ क्या हो, स्पष्ट हो सके। परिषद का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल। बेसिक शिक्षा परिषद के गठन, उनकी संरचना तथा सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। परिषद के कार्य, परिषद के कार्यों में बेसिक शिक्षा का विकास, योजनाएं बनाना, विद्यालयों का संचालन आदि क्या है, शामिल करना। यह परिषद के कार्य है। परिषद का कार्य संचालन, परिषद की बैठकों, कोरम, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा कार्य प्रणाली का विवरण दिया गया। उसके बाद आता है परिषद के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी। परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य और शर्तें क्या हो गई, निर्धारित की गई हैं। उसके बाद में आता है हमारा है परिषद की निधि। परिषद की निधि में क्या है, परिषद की आय के स्रोत और निधि के संचय और व्यय का प्रावधान किया गया। लेखा और लेखा परीक्षक, अकाउंटिंग और एडिटिंग। परिषद के खातों का रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों का स्थानांतरण, परिषद को अपने कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। नगर बेसिक शिक्षा समितियां, नगर क्षेत्रों में शिक्षा के प्रबंधन हेतु नगर बेसिक शिक्षा समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। गांव शिक्षा समितियां, गांव में शिक्षा के विकास एवं प्रबंधन के लिए गांव शिक्षा समितियों का गठन किया गया। उसके बाद में आता है बेसिक स्कूलों का नियंत्रण। परिषद को बेसिक स्कूलों की स्थापना, प्रबंधन, निरीक्षण और नियंत्रण की शक्ति क्या होती है, प्राप्त होती है। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण, राज्य सरकार को परिषद के कार्यों के निरीक्षण और शक्ति की नियंत्रित की जाती है। प्रत्यायोजन की शक्ति, पावर ऑफ डेलीगेशन, अपने परिषद अपने कार्यों के निष्पादन हेतु अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है। इसके पास फुल पावर होता है। सद्भावना से किए गए कार्यों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वर्क डन बाय गुडविल, सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी। उसके बाद में आगे साथ ही आता है न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक। परिषद के मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता सीमित या वर्जित होगी।
कठिनाइयों की दूर करने की शक्ति, अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को होती है। स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियम का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ लोकल लॉ, स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्ति होती है। पावर ऑफ मेक रूल, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14/1972 का निरसन, रिपील ऑफ यूपी ऑर्डिनेंस नंबर 14/1972, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14/1972 को इस अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया। उसके बाद में यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के संगठन, प्रबंधन, नियंत्रण और विकास के लिए एक मजबूत विधिक ढांचा प्रदान करता है। इस तरीके से यह स्लाइड हमारी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। साथ ही मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर। देखिए अगली स्लाइड में आता है बेसिक अध्यापक शिक्षा नियमावली 1981। इसका मुख्य प्रावधान संक्षेप में बताना है। इसका संक्षेप में प्रावधान देखिए, समझिए। संक्षिप्त नाम में प्रारंभ, इस नियमावली का संक्षिप्त नाम बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 है। यह नियमावली 1981 से क्या हुई, प्रभावी हुई। उसके बाद परिभाषा, इस नियमावली में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ नियमावली से यथा निर्दिष्ट होगा। प्रवर्तन की सीमा, लिमिट ऑफ द इन्फोर्समेंट, यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर लागू की जाती है। यह उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। उत्तर प्रदेश के मैप में यह जो है पूरा लिमिट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है। सेवा की सदस्य संख्या, सर्विस नंबर, प्रत्येक नियुक्त शिक्षक को एक विशिष्ट सेवा संख्या प्रदान की जाती है। कोई टीचर अगर नियुक्त होता है उनको क्या होता है, सर्विस नंबर अलॉट किया जाता है। उसके बाद में आता है भर्ती के स्रोत, रिक्वायरमेंट सोर्सेज। अब क्या देखिए, भर्ती भिन्न स्रोतों से की जाएगी। सीधी भर्ती, पदोन्नत मतलब उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, अन्य स्रोत सरकार के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। यह भर्ती के स्रोत हैं। अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, शिक्षक पद के निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण तथा अन्य अर्हताएं अनिवार्य होंगी। राष्ट्रीयता, अभ्यर्थी भारत का क्या हो, नागरिक होगा। उसके बाद में शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाएगा। तो शिक्षा व्यवस्था पहले चल रही थी, उसी शिक्षा व्यवस्था में उसी क्वालिफिकेशन में आपको जो है नए के अनुसार नियुक्ति दे दी जाएगी। समय समय पे परिवर्तन मानकों के अनुसार किया जाता है। उसके बाद में आता है साथी अब क्या, आरक्षण। आरक्षण में क्या है, राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों तथा कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए शिथिलीकरण, भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य विशेष श्रेणियों को पात्रता में शिथिलीकरण शासनादेश के अनुसार दिया जाएगा। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा और नैतिक आचरण वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका चरित्र बहुत खराब हो, किसी के प्रति गलत नजरिया रखें। वैवाहिक परिस्थिति, मटेरियल स्टेटस, शासन के नियमानुसार वैवाहिक परिस्थिति मान्य होगी। उसके बाद में शारीरिक स्वस्थता, फिजिकल फिटनेस, अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद में टीटी नियमावली, टीईटी मैनुअल, शिक्षक पद पर नियुक्ति है टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हताएं शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5, उच्च मतलब उत्तर प्रदेश यूपी टेट उत्तीर्ण होना क्या है, अनिवार्य माना जाता है। उसके बाद में साथी अब चलते हैं आगे, ले चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट, प्राथमिक स्तर 1 से 5 का पाठ्यक्रम। परीक्षा का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय परिषद फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से ये जो मन कहे वह सिलेबस बना दें। एनसीटी से एक मानक निर्धारित करवा करके इसका सिलेबस जारी किया जाता है। परीक्षा का आयोजन,
ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित संस्था द्वारा किया जाएगा। एग्जाम सेंटर, जो वह उत्तर प्रदेश का सरकार एक संस्था को नामित करेगी, वही परीक्षा करवाएगी। प्रमाण पत्र की वैधता, टेट प्रमाण पत्र आजीवन वैध होगा। टेट प्रमाण पत्र आजीवन वैध होगा। पहले पहले इसका कितना था, तो 5 साल था। कितना था, 5 साल। लेकिन यह अब हट गया है, सब हटा दिए हैं, इसको क्या कर दिए हैं, लाइफ टाइम। टेट की वैलिडिटी क्या हो गई, लाइफ टाइम। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के मार्गदर्शी सिद्धांत, पारदर्शिता होती है, निष्पक्षता पाई जाती है, गुणवत्ता होती है, समान अवसर, सामाजिक न्याय, इस प्रकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो है यूपी टेट के मुख्य उद्देश्य, योग्य एवं दक्ष शिक्षकों का क्या होता है, चयन होता है। प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। मेरिट के आधार पर निष्पक्ष चयन किया जाता है। समान अवसर एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। यह नियमावली वे शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्ती तथा प्रशिक्षण आदि से संबंधित मूलभूत प्रावधानों के को क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 आपका पूरा कंप्लीट होता है। यह स्लाइड साथी मैं आपको ले चलता हूँ अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। 2005 जो एक्ट आया उसका देखिए, सूचना का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी रूप में उपलब्ध कोई भी सामग्री जैसे रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, सैंपल मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदि। यह जो होता है मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अधिनियम का नाम, नेम ऑफ एक्ट, सूचनाओं का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005। सूचना के अधिकार अधिनियम की विशेषताएं, यह एक पारदर्शिता लाने वाला कानून है, यह नागरिकों को शक्तिशाली बनाता है, यह लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह समयबद्ध रूप से सूचना प्रदान करने का प्रावधान करता है, यह एक जवाबदेह शासन सुनिश्चित करता है, यह भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होता है। उसके बाद में आता है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है, समझिए इसको। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, संकाय कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना और सुशासन को बढ़ावा देना, नागरिकों को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, निर्धारित समय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार, अस्वीकार किए जाने वाले अपील करने का अधिकार, सूचना न मिलने पर शिकायत करने का अधिकार, निरीक्षण, प्रमाणित प्रतिलिपि, नोट्स, सैंपल प्राप्त करने का अधिकार, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है सूचना के अधिकार के तहत शुल्क संबंधी प्रावधान। आवेदन शुल्क 10 रुपया है। उसके बाद में आता है हमारा क्या, सूचना की प्रति 2 रुपया प्रति पृष्ठी होती है। बड़े आकार के दस्तावेज वास्तविक लागत सीडी फ्लॉपी 50 रुपये प्रति सीडी, नमूना मॉडल वास्तविक लागत मतलब वास्तविक लागत से शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार हो सकता है। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया में देखिए, आप समझिए प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। इसमें क्या है, आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करे या साधारण कागज पर आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद में आता है आवेदन संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी पीआईओ को जमा करें। आवेदन की प्राप्ति की रसीद प्राप्त करें। सामान्यतः 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जाए। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे होने चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का निपटान। पीआईओ आवेदन प्राप्त करने होने पर उनकी जांच करता है। यदि सूचना उपलब्ध है तो समय सीमा में उपलब्ध कराता है। यह सूचना किसी अन्य प्राधिकरण से संबंधित है तो 5 दिनों के भीतर, कई दिनों के भीतर 5 स्थानांतरित करता है और आवेदक को सूचित करता है। यदि सूचना देने से
मना किया जाता है तो कारण लिखित रूप से बताता है और अपील का अधिकार बताता है। सूचना के प्रकटन में छूट, इस सूचना के प्रकटन में छूट जो आता है उसमें देखिए निम्नलिखित सूचनाएं देने से छूट हो सकती है। भारत के संप्रभुता और सुरक्षा से संबंधित सूचना होती है। न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सूचना दिया जाता है। गोपनीयता, बौद्धिक संपदा, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना दी जाता है। जांच, गिरफ्तारी, अभियोजन में बाधा डालने वाली सूचना होती है। मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श से संबंधित सूचना होती है। ध्यान दें, व्यापक जनहित होने पर सूचना दी जा सकती है। उसके बाद में राज्य सूचना आयोग को शिकायत के बिंदु, निम्न परिस्थितियों में शिकायत की जा सकती है। पीआईओ की नियुक्ति न होना, आवेदक स्वीकार न करना, समय सीमा में सूचना न देना, गलत, अधूरी, भ्रामक सूचना देना, अनुचित शुल्क मांगना, अपील, शिकायत पर कार्यवाही न करना। सूचना न प्राप्त होने पर नागरिक के अधिकार, प्रथम अपील करने का अधिकार, राज्य सूचना आयोग में शिकायत करने का अधिकार, मुआवजा पाने का अधिकार, यह सूचना न देने से हानि हुई हो तब की कंडीशन है। उसके बाद में आता है द्वितीय अपील की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेकंड अपील। प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने पर आवेदक 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकता है। उसके बाद में सेकंड में अपील लिखित रूप से निर्धारित प्रपत्र में की जाती है और आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। आयोग दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाता है और मामले की जांच करता है। आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। दंड का प्रावधान, यदि पीआईओ बिना उचित कारण के सूचना देने में विफल रहता है तो उसे 250 रुपये प्रति दिन, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लागू किया जा सकता है और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी की जा सकती है। सूचना का अधिकार, जागरूक नागरिक, सशक्त लोकतंत्र। इस तरीके से साथी आपका यह जो है कंप्लीट पूरी स्लाइड होती है। इसमें टोटल 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट आपके जो है कंप्लीट होते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम खत्म होता है अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी जो है अब स्टार्ट होती है, कौन सी है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन। यह जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका पूरा कंटेंट अध्याय 5 चैप्टर 5 का खत्म होता है साथी। उसके बाद में अब आता है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखिएगा पेपर में मिलेंगे जरूर साथी, जो आपका 4th सेमेस्टर का पेपर है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो 19 अगस्त 1972, बी ऑप्शन सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अभी जस्ट इसके पिछले वाली स्लाइड में बताए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यूपीटीटी परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप कैसा रहा? तो परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पी रहा है। कैसा रहा? बहुविकल्पी। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था का नाम बताइए। जिले में सबसे ज़्यादा जो है सर्वोच्च संस्था कौन सी है? डाइट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है? तो अनुच्छेद 200। उसके बाद में आता बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? तो कब यह नियमावली बनी? 1982, 1983, 1981, 1980। तो यह नियमावली 1981 में। कब बनी? 1981 में। सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? लोकसभा में कब आया था? तो दिसंबर 2004 में। कब? दिसंबर 2004। डाइट का उद्देश्य प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोजना, प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। तो डाइट का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में क्या है? प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। जो ट्रेनिंग वाले विद्यालय हैं उसको क्या है? ओपन करना।
ऑप्शन नंबर सी। डाइट की स्थापना कब की गई? डाइट की स्थापना 1986 में की गई। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी को कहते हैं क्या? ब्लॉक स्तर पर उसको बोलते हैं बीआरसी। क्या कहते हैं? ब्लॉक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्या कहते हैं? बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है, यूपी टीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? अब लाइफ टाइम हो गई, इसके पहले क्या थी? इसके पहले कितने साल तक थी? 5 वर्ष। कितना था? 5 वर्ष। उसके बाद में आता है, डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संतुति की जाती है? कितने की जाती है? तो 6। कितने की होती है? 6 की होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जिला के बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है जिले का, तो कौन होता है? जिले का बीएसए होते हैं। कौन होते हैं? बीएसए। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग हैं? कितने अनुभाग हैं? 14 अनुभाग हैं। ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? दोनों बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? दोनों। बीआरसी एनपीआरसी दोनों बनाए गए। टीटी का पूरा नाम क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इंग्लिश बोलते हैं इसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद में साथी अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है, शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में। कब हुई? सन 1910 में। सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी। उसके बाद में बीटीसी का संशोधित नाम क्या रह गया? डीएलएड है। क्या है? डीएलएड। बी ऑप्शन सही है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था है, कौन से है जिला स्तर पर? डाइट है। कौन सी है? डाइट। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं, तो कौन होते हैं अधीन? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। किसके होते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्या होते हैं? अधीन होते हैं। इस तरीके से साथी हमारा जो है महत्वपूर्ण इस चैप्टर का प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और पूरा कंटेंट था। ठीक है साथी, इस तरीके से यह पूरी श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। साथी, आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए और जुड़िए, जिससे कि आप को इस पेपर में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो सके, क्योंकि यह चैप्टर ख़त्म हुआ और यह पूरी बुक ख़त्म हुई। यह पेपर मतलब यह बुक, इस पेपर का 50 क्वेश्चन आता है। 50 में 50 अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे साथी हर चैप्टर का, तो आपको पूरा मिलने का चांस रहेगा। 100% है। आप राजन सीरीज पवन सीरीज कितना भी पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन आता है बुक से ही। ठीक है, एक औपचारिकता दिखाती है केवल सीरीज, चाहे राजन हो चाहे पवन हो, लेकिन किताब ही होता है। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को, सभी डीएलएड भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।